हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को एक नया सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जो कि आज से हम लोग का क्लास 10th का नया बैच शुरू होने के लिए जा रहा है। तो आज मैं सबसे पहले आप सभी को मैथ का जो सिलेबस है उसका पूरा इंट्रोडक्शन बताने के लिए जा रहा हूँ, और उससे पहले मैं जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो आप सभी ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अगर आप सभी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि जितने भी न्यू वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। क्योंकि आज से जो हमारा यूट्यूब चैनल है आर के क्लासेज, उस पर रेगुलर क्लास चलेगा, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th का रहेगा। इसमें आप सभी को ऑल कंटेंट एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास में क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। फिर हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही कुछ सिलेबस पढ़ा जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूँ। आप सभी बोर्ड पे देखिए। अब तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस इंट्रोडक्शन। तो आज का जो हमारा वीडियो है, मैं आप सभी को आज सिलेबस इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि है सिलेबस। न्यू बैच फाउंडेशन का हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो है एग्ज़ाम 2025 और 26 के लिए। जो स्टूडेंट 26 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो है वो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वो बैच जो स्टार्ट हो रहा है वह 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और मैं आप सभी को इसमें बहुत ही डिटेल से सभी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जो कि 25-26 के लिए एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। वो बैच जो है बिल्कुल फ्री होगा। कहाँ पे होगा? आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा, सर कहाँ पे होगा? तो ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल है आर के क्लासेज बाय रविंद्र सर, आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं। और इस बैच में अगर आप सभी ज्वाइन करते हैं तो आप सभी को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि 100% इस बैच में आप लोगों को सफलता मिलेगी, ठीक है। तो 100% आप सभी को सफलता मिलेगी, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है आर के क्लासेज बाय रविंद्र सर के नाम से, ठीक है। तो और वो भी बिल्कुल फ्री में आप सभी को इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाला है, ठीक है, फ्री में। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि टेलीग्राम चैनल है आर के क्लासेज बाय रविंद्र सर के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी खुला हुआ है। आप सभी जाकर इसको ज्वाइन कीजिए, और सारे पीडीएफ जो है मैं वो सीक्वेंस से वहाँ पे डालता जाऊँगा, और आप सभी उसको पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। अब जो है हमारा जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो 100% जो हमारी सफलता है वो इस बैच से आप सभी को मिलेगी, और ये रिजल्ट ग्रांटेड बैच होगा। इसमें किसी प्रकार से रिजल्ट की कोई त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप सब सेंसियस होकर पढ़ते हैं, सीरियस होकर पढ़ते हैं, इसमें कॉन्शस होकर, तो यह बैच आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अब जो है वो इसमें जो चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इसमें जो है वह मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो रियल नंबर्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे जो जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और ये वास्तविक संख्या आप सभी ने पहले पढ़ा भी होगा, और आप सभी नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाकर आप सभी को डाल दूँगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इसमें मैंने तो जो है हम लोग को अपरिमेय संख्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जिस क्वेश्चन आते हैं वो प्रूफ करने वाले आते हैं। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को इसमें पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इसमें शांत और अशांत का, यानी कि टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत आवृत्ति।
इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे, तो आप सभी को इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब जो है ये आप लोग समझ चुके हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितने भी नए वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो आप सभी वास्तविक संख्या के बारे में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो सभी समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं बहुपद, यानी कि इसको कहा जाता है पोलिनोमियल, इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहा जाता है। अब इस चैप्टर में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो सबसे पहले बहुपद का जो क्लासिफिकेशन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये सब जानेंगे, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है वो चैप्टर 2 में कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल से। और ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम में बहुत ही वीवीआई है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप सभी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ उसको आप सभी को कॉपी पे नोट डाउन भी करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, इसमें हम लोग दो समीकरण को हल करना सीखते हैं कि दो समीकरण को किस प्रकार से हल करके उसका दो मान निकाला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब आते हैं चौथा, ये जो हमारा पार्ट चौथा है बहुपद द्विघातीय समीकरण, ये हमारा बहुपद चैप्टर में, एक्चुअली बहुपद चैप्टर में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा द्विघात समीकरण है तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसको जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला जाता है, ठीक है। तो अब जो है इस सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि शून्य किस प्रकार से निकाला जाता है और द्विघातीय समीकरण के फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में ये रहता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को इस चौथे पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप सभी को अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और जितने भी ग्रुप में आप सभी उसमें शेयर कर दें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम लोग आते हैं पाँचवें चैप्टर में। तो पाँचवा चैप्टर हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है हम लोग किस प्रकार से एक समांतर श्रेणी से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि इसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आप सही बोर्ड पर देख पा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम लोग एक सीक्वेंस, हम लोग को एक नंबर दिया रहेगा और उस नंबर में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किस प्रकार से आगे बढ़ पा रहा है, ठीक है। उसी में हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को समांतर श्रेणी पढ़ना पड़ता है। छठा चैप्टर है समरूप त्रिभुज, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स। जो दो त्रिभुज हैं वो समरूप है या नहीं है, इसको जो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो समरूप त्रिभुज चैप्टर है हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर जो हमारा है वो 7। तो 7वां चैप्टर जो है उस पे हम लोग अब आते हैं। तो 7वां चैप्टर क्या है, नियामक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है क्लास 10th में। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं वो भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो इसको हम इसलिए पढ़ते हैं जब कभी हम लोग को दो पॉइंट, यानी कि जब दो स्थिति किसी भी पॉइंट का अगर दिया रहे और उसके बीच में अगर हमको कुछ निकालने के लिए बोले, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट यहाँ पे x1 है और एक पॉइंट x2 है। जब इन दोनों बीच की जब हम लोग को दूरी निकालने के लिए बताया जाएगा, कहा जाएगा, तब हम लोग वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति का हम लोग उपयोग करके इसका दूरी सूत्र लगा के यहाँ पे हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 8 में, जो कि है त्रिकोणमिति अनुपात। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 10th का। तो हम लोग इसे भी बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसे स्किप करते हैं तो हमारा समझिए 10 से 12 नंबर का लॉस एग्ज़ाम में हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको स्किप नहीं करेंगे। अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है साइन थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कोस थीटा के बारे में, कोसेक थीटा के बारे में। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगा दिया है और ये बहुपद चैप्टर में मैंने 3 स्टार लगाया क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इस समय हमको ये पढ़ना है कि इसका मान कितना, साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, ये सभी चीज़ हम लोग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, तो इस चीज़ को हम लोग को बहुत ही रिलेट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। अब जो है इसमें प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, जो कि 8.4 में अधिकतम है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो वृत्त के हैं यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उन पे भी हम लोग बारी बारी करके चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं ठोस आकृतियों के आयतन तथा क्षेत्रफल। जो हमारे ठोस आकृतियां हैं, जैसे कि घनाभ है, घन है, उसके बाद बेलन है, शंकु है, इन सभी चीज़ों का, गोला है, इन सभी चीज़ों का आयतन और क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे घन हो गया, घन जैसे ईंट का, तो इन सभी चीज़, घन क्या है, सॉरी घनाभ क्या है, ईंट है, और घन जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो सब चीज़ है। तो इस सभी का जो है कैसे आयतन और क्षेत्रफल निकाला जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस 10th मतलब 10वें नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आप सभी वीडियो को स्क्रीनशॉट, बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं, और फिर मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर मैं दूसरा नया चीज़ लिखने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं उसे फिर से समझाऊंगा। और मैं आज रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या को जो है मैं इसको स्टार्ट भी करूंगा। इसीलिए आप सभी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है और कहीं जाना नहीं है। अब मैंने लिखा है 11 में संख्या की यानी कि इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोला जाता है, स्टैटिक्स। अब जो है हमको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना जो है वो पढ़ना है हम सबको माध्य, माध्यिका और जो होता है बहुलक हमारा, वो तीन चीज़ मैंने मुख्यतः हम लोग इसमें स्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है और माध्यक किस प्रकार से निकाला जाता है। इस चीज़ पे हम लोग बहुत ही बारी बारी से बहुत ही अच्छे से समझेंगे और ये भी चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी को एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये भी चैप्टर जो है स्किप करने वाला नहीं है। अब जो है हम लोग आते हैं किस पे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये जो है, प्रोबेबिलिटी जो है ये सबसे लास्ट टॉपिक मैं मान के चल रहा हूँ, जो सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोग का प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है। इसमें जो है हम जो ताश वाले क्वेश्चन होते हैं, पत्ती वाले, जो लूडो पासा वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सिक्का वाले क्वेश्चन होते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे से। और इसको थ्योरी के बेस पे मैं आप सभी को नहीं पढ़ाऊंगा थ्योरी के रूप में, मैं इसको आप सभी को क्वेश्चन बेस्ड पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के आधार पे पढ़ाऊंगा। और मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब जितना मैं कराऊंगा इस चैनल पर, अगर आप सभी ने उतना कर लिया PYQ के रूप में, तो आप सभी को फिर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसी से आप सभी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। एक भी नंबर आप सभी के कटने वाले नहीं हैं, अगर आप सभी कॉन्शस होकर आप सभी अगर इस वीडियो को देखते हैं और इस चैनल पर आप सभी रहते हैं तो ठीक है। तो आज का जो है ये हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी तक यहाँ पे आके हमारा ख़त्म होता है। अब जो है हम लोग जो हैं वह जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, जो रियल नंबर का है, प्राकृतिक सॉरी वास्तविक संख्याएं, इस पे हम लोग जो हैं वह चलते हैं। तो देखिए अब जो है हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स।
आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, और जो है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आप सभी ने पहले ही क्लास 9th में पढ़ चुका है, इसलिए मैं वहाँ पे अभी यहाँ पे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उस चीज़ को। मैं सिर्फ ये बताऊँगा जो इस चैप्टर में हमको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा चीज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप सभी को ज़्यादा फोकस करना है, अननेसेसरी चीज़ों पे हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आते हैं। जो टॉपर होते हैं वो अननेसेसरी चीज़ों को, जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहते हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उतना फोकस करके वो नहीं पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। उसको नॉलेज के लिए आप बाद में पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम के पीरियड में, एग्ज़ाम के जिस टाइम आपका एग्ज़ाम का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टू द पॉइंट आप पढ़िएगा, तो ही आपका अच्छे मार्क्स और आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स, अब जो है ये जो है रियल नंबर्स, ये 2 भागों में बाँटा हुआ होता है। कितने भागों में बाँटा हुआ होता है? 2 भागों में। फर्स्ट जो है वो होता है परिमेय संख्या। फर्स्ट क्या होता है? परिमेय संख्या। दूसरा जो होता है वह होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में, यहाँ मैं संख्या लिखना भूल गया था, इसलिए मैं संख्या यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब देखिए ये दूसरा क्या होता है, इसका जो इंग्लिश है, इसका इंग्लिश होता है इसका रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर, ठीक है। और इसका क्या होता है? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। अगर दोस्तों आप सभी को कोई स्पेलिंग में अगर एरर हो, मिस्टेक हो, तो आप सभी इसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश का क्लास नहीं ले रहा हूँ। इसलिए अगर आप सभी को कहीं स्पेलिंग एरर अगर दिखाई दिया हो, तो आप सभी उसको सुधार ज़रूर करें अपने स्तर से, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोला जाता है, और अवास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो इसमें जो हमको मुख्यतः पढ़ना है, परिमेय संख्या ही पढ़ना है और अपरिमेय संख्या ही पढ़ना है। तो अपरिमेय संख्या कंपैरिजन में परिमेय संख्या को कम पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार मार्क लगाए हैं। जो परिमेय संख्या को ज़्यादा पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है, और अपरिमेय संख्या को कुछ ही पॉइंट तक हम लोग को पढ़ना जाके, जिसका होता है 7 दशमलव। अब जो ये परिमेय संख्या है, इसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए नहीं बताया है, क्योंकि आप सभी इसको क्लास 9th में, और क्लास 9th में आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, और इसमें जो है वह 2 जो है 2 नियम जो है इसमें मुख्यतः है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जिसको, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसी को हम लोग हिंदी में कलन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन विधि। तो मैं वो अभी से आप सभी को बोर्ड पे भी लिख के मैं बताऊंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फैला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे हम लोग कलन विधि कहते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया है, जिसको इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म भी बोला जाता है। इसमें हम लोग को, इस विधि से हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जो कि है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। इस विधि से हम लोग को एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, जिसको इंग्लिश हिंदी में कलन विधि भी बोल सकता है। निकालने कलन विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये भी हम लोग को बोल सकता है। अब हम लोग को इसका तरीका पता होना चाहिए
किस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का जो है हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इसका इंग्लिश है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का। ये भी एक थ्योरम है। हमको इस चैप्टर में ये मुख्य दो थ्योरम इसमें जो रियल नंबर्स में है, ये मुख्य दो थ्योरम इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और ये जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम है ये किस पे आधारित है? ये विभाजता के नियम पर आधारित एक थ्योरम है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम। और जो दूसरा थ्योरम है ये किस चीज पे आधारित है? ये एक गुणनखंड के नियम पर एक आधारित थ्योरम है, प्रमेय है। तो इस दोनों चीज को हम लोग को इस रियल नंबर्स चैप्टर में यानी वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसको समझना है। तो आप सभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। अब मैं जो है यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म है या कलन विधि है इसको मैं समझाने वाला हूँ कि इस विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है और मैं इसको इरेज भी अब करूँगा। तो आप सभी देखिए, मैं एक बुक से क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को समझाता हूँ। ठीक है, बुक से मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को समझाता हूँ। मैं इसको इरेज यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी इसको देखिए अब ध्यान से, और इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो वो भी आप सभी वीडियो को स्किप मत कीजिए और आप सभी पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिए और वीडियो को पॉज कर करके जो भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ उसको बारी बारी से आप सभी नोट डाउन करते चलिएगा सीक्वेंस वाइज। जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस पे आप सभी को भी कॉपी पे नोट करते जाना है। अब देखिए एक थ्योरम है, एक है इसका कॉन्सेप्ट जो कि मैं यहाँ पे 3 स्टार मैंने लगा दिया है। ये अगर आपको याद है तो आप सभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को बहुत ही अच्छे से जो है आप सभी इसको विस्तार कर सकते हैं। तो जो कि है 0 बड़ा R बड़ा B, यानी 0 जो है वह R से छोटा रहेगा, फिर R जो है वह B से छोटा रहेगा। इसका मतलब हुआ जो 0 जो है वह R से छोटा रहेगा और फिर जो R जो है वह B से छोटा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आप सभी समझ चुके हैं। जो 0 है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो 0 है वो R से हमेशा छोटा रहेगा, यानी कि रिमाइंडर से जो है 0 छोटा ही रहेगा। ठीक है, फिर जो है जो R है, R मतलब रिमाइंडर शेषफल और B मतलब जो भाजक है जिससे हम लोग की संख्या में भाग देते हैं, उससे हमारा भागफल रिमाइंडर जो हमेशा छोटा ही रहने वाला है। ये आप सभी भाग में भी इसको रियलाइज आप सभी ने किया होगा। ये R से हमेशा बड़ा रहेगा B, और जो है 0 से हमेशा बड़ा रहेगा R। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब जो है मैं इतना आप सभी समझ चुके हैं, इसमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मैं जो है एक 3 स्टार लगा कर फिर मैं एक आप सभी को जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसका मैं आप सभी को फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को आप सभी ध्यान से देखिए। तो ये होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका ये फॉर्मूला होता है। जो बी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाज्य, जिसमें हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं वह भाज्य होता है। और ये जो बी लिखा हुआ है, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं वह भाज्य होता है। और ये जो क्यू लिखा हुआ है, वो जो दाहिनी साइड जो भागफल निकलता है उसको हम लोग क्यू कहते हैं। और ये जो है आर जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो मैंने सिंपल शब्दों में इस सभी चीज़ों को मैंने समझा दिया। फिर मैं ऊपर वाला एक बार समझा दे रहा हूँ। जो 0 है वो R से हमेशा छोटा होगा और जो R है वह हमेशा B से छोटा होगा। ठीक है, तो अब जो है इस फार्मूले पे हम लोग को एचसीएफ निकाल कर देखेंगे कि इसका एचसीएफ वास्तविक रूप से इसका जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये अप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ।
15 और 25 का एचसीएफ 15 और 25 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन या कलन विधि से निकालिए। कलन विधि या यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। अब जो है दिखना है हम सभी को, ये जो ए है, ये फार्मूला में अब इसको यहाँ पे भी इसका यूक्लिड विभाजन फार्मूला को पहले हम लोग को फार्मूला यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने से पहले ऊपर में यूक्लिड विभाजन का फार्मूला यहाँ पे ऊपर में लिख लेना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको फार्मूला को लिख लेना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर समझ पाए कि इस बच्चे में नॉलेज है और ये चोरी करके नहीं बना रहा है। ठीक है, देखिए तो ये 15 और 25 इस दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 25 है, तो 25 को हम लोग ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए, क्योंकि ए बड़ा भाई है तो ए को हम लोग बड़ा मानेंगे। तो बड़ा किस्म संख्या कौन सी है? 25। और बी छोटा भाई है तो हम लोग बी को कम मानेंगे, यानी कि 15 मानेंगे। यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इस फॉर्मूले पे हम लोग को पुट करते जाना है। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फार्मूला ए था तो ए बराबर हम लोग को 25 ले लिए। अब बी का मान कितना है? 15। 15 ले लिए, मल्टीप्लाई। अब हम लोग को 15 से कितना बार भाग लगाएंगे कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैंने अभी बताया था क्यू बराबर भागफल होता है, तो वही मैंने यहाँ पे अब लिख भी दिया है, क्यू बराबर भागफल होता है। तो 15 को हम लोग कितना से भागा लगाएंगे, कितना भाग देंगे 25 में, जो 25 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 15 का पहाड़ा एक बार अगर पढ़ेंगे तो 15 का 15 होगा। तो वही अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 एकान 15, 15 एकान 15 लिखेंगे। अब देखिए अब जो शेषफल कितना बचेगा वो निकालना है, तो प्लस लिख देंगे। तो अब जो है 25, जो हमारा यहाँ पे आर है वो क्या है? रिमाइंडर। यहाँ पे मैंने भी लिख दिया शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, जो अभी हम लोग को आर फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा 25 है, 25 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो हमारा कितना शेषफल बचेगा? हमारा 10 जो है वो शेषफल बच जाएगा। 15 में से 25 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो हमारा 10 जो है वो शेषफल बच जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा फार्मूला इस फार्मूले पर पूरा आ गया। अब फिर देखिए ये वाला 15 है, शुरू में लेना है, क्योंकि 15 और 10 में दोनों में बड़ा कौन सा है? 15 और 10 में तो 10 सबसे बड़ा है, तो हम लोग बड़े वाले को ए मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 15 लेना है। ठीक है, बराबर। और ये जो छोटा है उसको हम लोग बी मानते हैं, तो बी ले लिए। अब जो है 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग 2 बार पढ़ देते हैं तो 15 दूना 20 हो जाता है। हम लोग को 20 तो नहीं लाना है, लेकिन 15 लाना है, तो इससे कम लाना है। 15 अगर नहीं आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उससे कम लाना है। 15 का 10 का 10 प्लस कितना बच जाएगा इसका रिमाइंडर। अगर 10 में से हम 15 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो 5 हमारा शेषफल आ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया हम लोग को दोहराना है, जब तक दोहराते रहना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, तब तक ये हमें प्रक्रिया हम सभी को करते रहना है। तब तक आप सभी समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखिए 10 में और जो है हमारा 5 में, 10 में और 5 में, 10 में और 5 में, ये जो 10 है और ये 5 है, 10 और 5 में दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में दोस्तों बड़ा है 10। दोनों में कौन सा बड़ा है? 10। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, और इसको मान लेंगे बी। तो इसको हम लोग को 10 को बड़े वाले को शुरू में ले लेना है, और जो बी है 5, इसको हम लोग को पहले लिखना है। फिर देखिए 5 से हम लोग 10 को कितना बार भागा देंगे, जो 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10, और शेषफल कितना बचेगा? अगर 10 में से अगर 10 घटा देंगे तो 0 हमारा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल आ जाएगा। 0 शेषफल आ गया।
तो मैंने क्या कहा था, यह प्रक्रिया जब तक दोहराते रहना है कि 0 हमारा शेषफल न आ जाए, तब तक करते रहना है प्रक्रिया को जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो देखिए, जिस संख्या से भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ। यानी 15 और 25 का जो हमारा एचसीएफ आया, वह कितना आया? वह आया हमारा दोस्तों 5। अब मैं इसी चीज़ को आप सभी को भाग विधि से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो मैंने यूक्लिड विभाजन विधि से 5 आंसर निकाला है, या सही है या गलत है। तो इस विधि को, भाग विधि को आप सभी ने क्लास 5, 6, 7, 8 में आप सभी ने सीखा होगा। ठीक है, अब उस विधि को अप्लाई करके मैं आप सभी को बताता हूँ कि यह क्वेश्चन जो है सही बना है या नहीं बना है, कि गलत बना है। तो ये तो था यूक्लिड विभाजन विधि से निकला या कलन विधि से इसका आंसर एचसीएफ निकला 5, 15 और 25 का। अब मैं आप सभी को भाग विधि से, देखिए मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाग विधि से जो इसको है प्रूफ करना है 25 और 15 का एलसीएम, सॉरी एलसीएम मैंने बोल दिया, एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। 15 का 15, 25 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे 10 आएगा, फिर 15 को हम लोग लेंगे यहाँ पे, फिर 10 से भाग लगाएंगे, 15 का 15 हो जाएगा, 10 से कान 10, फिर 5 बच जाएगा शेष, फिर 10 में भाग लगाएंगे 5 से, 5 दूनी 10, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा अंत में 0। अब किस संख्या से भाग लगाने पर 0 आ रहा है, तो 5 से भाग देने पर हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 से अगर भाग हम लोग देंगे 10 में 0 आ जाएगा शेषफल, तो एचसीएफ कितना आया 5। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन विधि से भी हम लोग का एचसीएफ 5 आया, और भाग विधि से भी एचसीएफ हम लोग का 5 आया। तो आप सभी इसको देख चुके हैं, मैंने इसको प्रूव कर दिया है, और अब आप सभी इसमें, आप सभी को कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अब इसको इरेज करता हूँ, और फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आप सभी इसको नहीं समझे हैं तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी एकदम वीडियो में बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो मैं इसको सभी को इरेज करता हूँ, और मैंने इरेज करके अब जो है वह आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन लिया है, जो कि मैंने अपने मन से लिया है। कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा, 30 और 80 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से निकालें। 30 और 80 का जो है हम लोग को एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। अगर उसमें अगर आप लोग नहीं समझे होंगे, तो इसमें मैं आशा दिलाता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को, बहुत ही ऑथेंटिक मेथड से, बहुत ही बेसिक मेथड से मैं आप सभी को बताऊंगा। और इसको पता करने का मैं आप सभी को इससे अगले वीडियो में मैं कुछ इसका जो है वो ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, कि इसको देखे हुए बिना, मतलब बिना सॉल्व किए आप सभी किस प्रकार से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो ये मैंने आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, ये यूक्लिड विभाजन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इन देखिए 30 और 80 दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी है 80। तो ए बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 80 मान लेंगे, क्योंकि ए जो है वह बड़ा भाई है, तो बड़ी संख्या को हम लोग ए मानेंगे। ए क्या है, बड़ा भाई है, तो ए को हम लोग 80 मानेंगे, और बी छोटा भाई है, तो 30 को हम लोग बी मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी को आ गया। अब ए बराबर, वहाँ देखिए ए है, तो ए का मान कितना है 80, तो हम लोगों ने 80 लिख दिया, मैंने वहाँ पे 80 लिखा, प्लस बी का मान कितना है 30, तो मैंने वहाँ पे 30 भी लिख दिया। अब 30 से हम लोग को 80 में भाग देना है, तो देखिए 30 से मैं 80 में भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 30 दूना कितना होता है, 30 दूना 60, 30 दूनी कितने होता है 60। यहाँ पे 30 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। लेकिन 90 हम लोग को लाना नहीं है, 80 से कम लाना है या 80 लाना है, तो कितना होगा 30 दूनी 60। ठीक है, अब 80 में से अगर 60 घटाएंगे कितना होगा 20 होगा। फिर देखिए 6 में से अगर 2 घटाएंगे कितना होगा 2, तो 20 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, भागफल हो गया। तो भागफल मैंने बताया था इसे पिछले 2 प्लस शेष कितना है 20। अब देखिए फिर ये एक बार प्रक्रिया हो गई। अब देखिए 30 में और 20 में दोनों में बड़ी कौन सी है, तो ए बड़ी संख्या है और बी छोटी संख्या है। तो ए को पहले हम लोग लिख लेंगे 30 बराबर, फिर हम लोग 20 को शुरू में लिखेंगे 20
अब हम लोग को 20 से भाग देना है 30 में, 20 से भाग देना है किसमें, 30 में। तो 20 से अगर 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कितना होगा 40, लेकिन हम लोग को एक ही बार लगाना है 20 से कान 20। तो 0 में से 0 घटेगा 0, 3 में से 2 घटा तो 1, 10 आ गया। तो अब देखिए रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का 10, तो 20 से कान 20 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 10, तो हम लोगों ने रिमाइंडर 10 लिख दिया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे स्टेप पर। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, चाहे 10 स्टेप क्यों ना करना पड़े, हम लोग को 10 स्टेप भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 और 10 में बड़ा कौन सा है, तो 20 है, तो 20 को हम लोग ए मानेंगे और 10 को हम लोग बी मानेंगे। तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे बराबर 10, ये वाला 10 जो है यहाँ पे लाएंगे 10 गुने, अब 10 को है कितना बार गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, 10 को कितना बार गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, 10 से कितना बार भाग देंगे तो आएगा हमारा भागफल, तो 2 आएगा भागफल, 10 दूनी 20। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है शेषफल, तो शेषफल हमारा यहाँ पे 0 पूरा पूरी कितना आ गया 0। तो मैंने क्या बताया था, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग को यह प्रक्रिया इस फार्मूले पे, यूक्लिड विभाजन फार्मूले पे हम लोग को इसी प्रकार से अप्लाई करते रहना है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 20 में से 20 घटा तो रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए मैंने घटा रहा हूँ यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। तो अब हम लोग को ये भागफल यहाँ पे 10 गुने 2 लिखेंगे और रिमाइंडर प्लस में रिमाइंडर को क्या करेंगे 0, 10 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, अब देखिए किस संख्या से भाग देने पर हमारा पूरा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो जो संख्या है उस 10 से हम लोग को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो है वो 30 और 80 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और 80 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा 10, एचसीएफ 10 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी समझ पा रहे कितना होगा 10। अब देखिए मैं इसको भी आप सभी को भाग विधि से सॉल्व कर कर मैं दिखाता हूँ, प्रूफ करता हूँ कि इसका जो आंसर निकला है वह सही है या गलत है। यह विधि आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा, लेकिन जो भाग विधि है, जो इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया है, उस विधि से आप सभी कई बार क्लास 5, 6, 7, 8 में इस प्रकार से क्लासों में आप सभी ने बहुत ही बार बनाया होगा, आप सभी को आपके क्लास टीचर ने सिखाया होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर देखिए मैं आप सभी को भाग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए 10 आ गया है इसका एचसीएफ। अब मैं आप सभी को भाग विधि से बताने के लिए जा रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और जहाँ भी कहीं दिक्कत है वो कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल आरके क्लासेज बाय रविंद्र सर से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो 30 और 80 का जो हमारा भाग विधि से एचसीएफ है वो देखिए 30 दूना कितना होगा 60। ठीक है, 60 हुआ, 60 में से अगर 0 में से 0 आएगा तो 0, 8 में से अगर 2 6 घटेगा कितना आएगा 2 आएगा, 20 आ गया। और फिर इस 30 को हम लोग को यहाँ पे लेना है 30, तो 20 से कान कितना होता है 20, 20। ठीक है, 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। फिर हम लोग को ये वाला 20 लेना है, तो 10 दूनी 20, यानी 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 20 आ जाता है। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। देखिए दोस्तों यहाँ भी किस संख्या से भाग देने पर 20 में जो हमारा शेषफल है वह 0 आ रहा है, तो वहाँ पे जो संख्या अगर हम लोग 10 से अगर 20 को भागा देंगे 2 बार में, 10 दूना 20, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0, और भाग जिससे भाग दिए भाजक कितना है 10, तो जो भाजक जो अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इस चीज़ को आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ भी 10 आंसर आया इस विधि से, भाग विधि से, और हमारा युग्मित विभाजन विधि या कलन विधि से भी हमारा एचसीएफ जो है वह 10 ही निकल कर आया। तो मैं अब आशा करता हूँ कि आप सभी को यह मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आप सभी को फिर अगले वीडियो में भी आप सभी को इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ। तो अभी ये 2 या 3 लेक्चर चलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे साथ। अभी रियल नंबर्स जो है 2-3 क्लास लगभग
और इसका चलेगा। आज तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, और फिर इसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ाऊँगा मैं। उसके बाद जो है अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो भी मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद जाकर ये चैप्टर जो है कंप्लीट होगा, और फिर कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आप सभी को टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी मैं 50 क्वेश्चन लगभग इसका जो है यूक्लिड विभाजन विधि से मैं इसमें डाल दूँगा।